तो चलिए आज बात करते हैं हेज फंड्स की। एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में ज्यादातर बातें पर्दे के पीछे ही होती हैं। इस विश्लेषण में सोर्स मटेरियल के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कुछ चुनिंदा फंड्स और उनके मैनेजर्स कथित तौर पर बाजार को कैसे अपनी मर्जी से चलाते हैं। जरा सोचिए, साल था 1998 और डर ये था कि सिर्फ एक हेज फंड की वजह से पूरा का पूरा इकोनॉमिक सिस्टम तबाह हो सकता है। आइए इस चौंकाने वाली कहानी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और ये कहानी है लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट की, जिसे शॉर्ट में LTCM कहते हैं। ये कोई मामूली फंड नहीं था। इसे चलाने वालों में नोबेल पुरस्कार विजेता तक शामिल थे, और फिर भी इसने लगभग पूरी दुनिया की फाइनेंशियल सिस्टम को घुटनों पर ला दिया था। अब देखिए LTCM की शुरुआत कितनी जबरदस्त थी। एक तरफ जहां बाजार से 7 से 10% का रिटर्न मिल जाए तो बहुत बड़ी बात होती है, वहीं LTCM अपने इन्वेस्टर्स को 21%, 43% और फिर 41% जैसे शानदार रिटर्न दे रहा था। तो जाहिर है पैसा तो इनकी तरफ पानी की तरह बहकर आना ही था। और आया भी। दुनिया के लगभग हर बड़े बैंक, हर बड़े यूनिवर्सिटी ने इसमें पैसा लगाया और देखते ही देखते LTCM ने शुरुआती कैपिटल के तौर पर $4.5 बिलियन जमा कर लिए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो सिर्फ अपने पैसे पर नहीं खेल रहे थे। उन्होंने 4-7.5 बिलियन डॉलर को गिरवी रखकर $12.5 बिलियन का कर्ज उठा लिया। मतलब उनके पास अपनी जेब के हर एक डॉलर के बदले $25 उधार के थे। सोचिए कितना बड़ा रिस्क था ये। और इस कर्ज के दम पर बाजार पर उनका दबदबा देखिए। कुछ बिलियन डॉलर्स की इक्विटी से उन्होंने $1.25 ट्रिलियन, जी हाँ ट्रिलियन, से भी ज्यादा की मार्केट पोजीशंस बना ली थीं। यानी उनके पास इतनी ताकत थी कि वो बाजार की दिशा को अपने हिसाब से मोड़ सकते थे। लेकिन फिर आया 1998 का वो दौर। एशिया और रूस में फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो गया। अब इनके जो गणित के मॉडल थे वो ऐसे हालात के लिए बने ही नहीं थे, और वो बुरी तरह फेल हो गए। फंड डूबने लगा और मामला इतना बिगड़ गया कि पूरे सिस्टम को बचाने के लिए फेडरल रिजर्व को आगे आके $3.6 बिलियन का बेल आउट करना पड़ा। तो LTCM की कहानी ये दिखाती है कि जब चीजें गलत होती हैं तो क्या हो सकता है। पर उन लोगों का क्या जो इस खेल के माहिर हैं और सोर्स के मुताबिक लगातार इसे अपने फायदे में मोड़ते हैं। चलिए अब मिलते हैं वॉल स्ट्रीट के कुछ सबसे बड़े शिकारियों से। सबसे पहला नाम आता है जॉर्ज सोरोस का। इन्हें बैंक ऑफ इंग्लैंड को तोड़ने वाला आदमी भी कहा जाता है। 1992 में इन्होंने एक जबरदस्त दांव खेला। उन्होंने ब्रिटिश पाउंड के गिरने पर शर्त लगाई, जिसे शॉर्टिंग कहते हैं। और जानते हैं क्या हुआ? सिर्फ एक ट्रेड से उन्होंने $1 बिलियन कमाए और ब्रिटेन में करेंसी संकट खड़ा कर दिया। दूसरा बड़ा नाम है स्टीव कोहेन। आज इनका फंड 0.72 दुनिया के सबसे बड़े फंड्स में से एक है। इनका नाम हाल ही में हुए गेमस्टॉप वाले मामले में भी सामने आया था, जहां उन्होंने एक दूसरे फंड को डूबने से बचाने में मदद की थी। लेकिन इनका इतिहास भी कम दिलचस्प नहीं है। इनका जो पहला फंड था SAC कैपिटल, वो एक बहुत बड़े इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैंडल में फंसा था। नतीजा, उन पर $1.8 बिलियन का जुर्माना लगा, जो उस वक्त तक का सबसे बड़ा जुर्माना था, और धोखाधड़ी के कई मामलों में उन्हें दोषी भी ठहराया गया। और फिर आते हैं केन ग्रिफिन। ये एक बहुत ही खास खिलाड़ी हैं, क्योंकि इनके दो बड़े और ताकतवर बिजनेस हैं। एक है सिटाडेल, जो एक बहुत बड़ा हेज फंड है, और दूसरा है सिटाडेल सिक्योरिटीज, जो एक मार्केट मेकिंग फर्म है। अब सिटाडेल सिक्योरिटीज की ताकत को जरा समझिए। ये एक मार्केट मेकर है। आसान भाषा में कहें तो एक ऐसी कंपनी जो खरीदार और बेचने वालों के बीच ट्रेड करवाती है। और ये इतने बड़े हैं कि हम जैसे छोटे निवेशकों के हर 3 में से लगभग एक ट्रेड को यही पूरा करते हैं। इसका मतलब साफ है, बाजार के बहुत बड़े हिस्से की जानकारी और कंट्रोल इनके पास है। तो अब जब हम इन खिलाड़ियों से मिल चुके हैं, तो चलिए उस मेन बात पर आते हैं जो सोर्स मटेरियल हमें बताना चाहता है कि इनकी कथित तौर पर असल फिलॉसफी है क्या। और यहीं पर पूरा खेल बदल जाता है। एक आम इन्वेस्टर क्या करता है? वो ये अंदाजा लगाने की कोशिश करता है कि बाजार या कहें कि भीड़ किस तरफ जाएगी। लेकिन सोर्स के मुताबिक इन बड़े खिलाड़ियों की स्ट्रैटेजी ये नहीं है। उनकी स्ट्रैटेजी है भीड़ को ही उस तरफ ले जाना जहां वो चाहते हैं। और ऐसा करने का सबसे बड़ा हथियार क्या है? मार्केट साइकोलॉजी। देखिए, सोर्स के अनुसार मनचाहा नतीजा पाने का सारा राज 2 इंसानी जज्बातों में छिपा है, डर और लालच। अगर लोगों में डर पैदा कर दो तो वो सब कुछ बेचने लगेंगे, और अगर लालच जगा दो तो खरीदारी की होड़ मच जाएगी। बस इसी को कंट्रोल करना है। तो सवाल ये उठता है कि ये कथित तौर पर ऐसा करते कैसे हैं? क्या तरीके अपनाते हैं?
चलिए अब उस प्लेबुक पर एक नज़र डालते हैं जो सोर्स में एक अंदरूनी सूत्र ने बताई है। और इस प्लेबुक को समझने से पहले ये बयान सुनिए। ये जिम क्रेमर का है, जो खुद एक हेज फंड मैनेजर रह चुके हैं। 2006 के एक इंटरव्यू में ये सोचते हुए कि ये क्लिप कभी पब्लिक नहीं होगी, उन्होंने कहा था, सबसे ज़रूरी बात यह है कि कुछ भी सच के आसपास का ना किया जाए, क्योंकि सच आपके नज़रिए के इतना ज़्यादा खिलाफ है। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो सोर्स के मुताबिक बाजार में हेरफेर की एक पूरी प्रक्रिया है। इसके 4 मुख्य कदम बताए गए हैं। पहला, अपने पैसे की ताकत से बाजार को एक दिशा में धकेलना। दूसरा, स्टॉक एनालिस्ट को अपने पाले में करना। तीसरा, पत्रकारों को कहानियां लीक करना। और चौथा, गुमनाम ऑनलाइन आर्टिकल्स के जरिए अफवाहें फैलाना। तो पहला कदम है पैसे का इस्तेमाल, मतलब भारी मात्रा में पैसा लगाकर बाजार में एक नकली हलचल पैदा करना। मान लीजिए बाजार खुलने से ठीक पहले किसी स्टॉक में लाखों डॉलर की खरीदारी कर दी। इससे क्या होगा? खरीदने का दबाव बनेगा और लोगों को लगेगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। या फिर इसका उल्टा, लाखों शेयर बेचकर एक डर का माहौल बना दिया, जिससे लोग घबराकर बेचना शुरू कर दें। सोर्स ये भी बताता है कि कैसे जानकारी और झूठी जानकारी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकों के एनालिस्ट को प्रभावित करना, क्लिक्स के भूखे पत्रकारों को मसालेदार लेकिन झूठी कहानियां लीक करना, और यहां तक कि प्रभावशाली वेबसाइटों पर गुमनाम रिसर्च पोस्ट करके लोगों के मन में शक पैदा करना भी शामिल है। तो जब इन सभी तरीकों को एक साथ मिलाया जाता है तो एक ऐसा दुष्चक्र बनता है जो खुद ब खुद स्टॉक को मनचाही दिशा में ले जाता है। पैसे से शुरुआती हलचल पैदा की जाती है, मीडिया उसे और हवा देता है, और फिर डर या लालच की भावना से बाजार का नतीजा वही होता है जो वो चाहते थे। तो अब जब हमने इन सब बातों को देख लिया है, तो चलिए इस विश्लेषण को समेटते हैं और समझते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। और ये सब हमें एक आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। सोर्स मटेरियल में जो दावे किए गए हैं, अगर उनके हिसाब से देखें कि कुछ ताकतवर खिलाड़ी खेल के नतीजे को अपने हिसाब से तय कर सकते हैं, तो फिर ये बाजार वाकई में कितना स्वतंत्र है, इस पर सोचना तो बनता है।